Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today is last day of week 1 और जो करिकुलम के मुताबिक वीक था तो आज वो कंप्लीट हो जाएगा। अभी तक हम करिकुलम के डिफिनीशन को पढ़ चुके हैं, करिकुलम के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड कर चुके हैं, नेशनल करिकुलम 2006 के स्ट्रक्चर एलिमेंट को देखा, इसके अलावा डिफरेंट करिकुलम मॉडल्स को देखा, कल करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क को भी देखा। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि लिंकेजेस है बिटवीन एसओएस। एसओएस स्टैंड्स फॉर स्कीम ऑफ स्टडीज, करिकुलम, सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक्स। ये देखेंगे कि इनके बीच में क्या लिंकेजेस हैं, कौन पहले बनता है, उसके बाद क्या बनता है, इनका आपस में ताल्लुक क्या है। सो आज इस चीज को देखेंगे। करिकुलम के मुतालिक यू हैव इनफ इंफॉर्मेशन। टेक्स्ट बुक जो आप पढ़ाती हैं तो दे आर द टेक्स्ट बुक्स। एसओएस को देखेंगे कि स्कीम ऑफ स्टडी किसे कहते हैं और सिलेबस किसे कहते हैं, और उसके बाद फिर ये लिंक्स बनाएंगे कि ये किस तरह से एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। सो स्कीम ऑफ स्टडी को देखेंगे, सिलेबस को देखेंगे और फिर लिंकेजेस देखेंगे बिटवीन एसओएस, करिकुलम, सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक्स। स्कीम ऑफ स्टडी का नाम लफ्ज आप लोगों ने सुना होगा, एसओएस भी इसको कहते हैं, स्कीम ऑफ स्टडीज। जिस तरह के करिकुलम डॉक्यूमेंट है तो उसके अंदर सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स लिस्टेड होते हैं या लर्निंग आउटकम्स होते हैं, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स लिस्टेड होते हैं, कंपिटेंसीज वगैरह होती है, बेंचमार्क स्टैंडर्ड्स होते हैं। इस तरह अगर इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क है तो फिर वो करिकुलम डॉक्यूमेंट जो बन चुका है तो उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क में वो चीजें होती है। एज फार स्कीम ऑफ स्टडी इज कंसर्न तो इसके अंदर वो इंफॉर्मेशन होती है जो आपको करिकुलम या जो करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क है उसके अंदर नहीं मिलेंगी। कौन कौन सी वो मालूमात है जो इसके अंदर रिटन फॉर्म में होती है, फिर मैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी जिस तरह की मैं कल सीआईएफ भी आपको दिखा चुका हूँ, इस तरह से नेशनल करिकुलम इंग्लिश और मैथमेटिक्स का भी रियल डॉक्यूमेंट दिखा चुका हूँ। सो फिर रियल स्कीम ऑफ स्टडी को भी देखेंगे कि रियल स्कीम ऑफ स्टडी किस तरह से बनी हुई है, रियल स्कीम ऑफ स्टडी का डॉक्यूमेंट। अब कौन सी इंफॉर्मेशन है जो हमें स्कीम ऑफ स्टडीज के डॉक्यूमेंट में मिलेंगी। एक इंफॉर्मेशन ये है कि सब्जेक्ट्स टू बी टॉट इन ईच ग्रेड। ग्रेड 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, ग्रेड 2 में कितने होंगे, अप टू ग्रेड 12। यानी क्लास वाइज जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है इनके मुतालिक इंफॉर्मेशन आपको ना तो करिकुलम में मिलती है ना करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क में। ये इंफॉर्मेशन आपको स्कीम ऑफ स्टडीज में मिलेंगी। ये रिटन फॉर्म में होती है कि ग्रेड 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे। अभी तक इस्लामियात हुआ स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रेड 3। सो अब जो नया एसएनसी आ रहा है तो कहते हैं ग्रेड 1 से शुरू करेंगे। इस तरह बाद सब्जेक्ट्स जो है ग्रेड 8 और आगे इस तरह की फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह ये ग्रेड 9 से शुरू हो जाती है, उससे पहले जनरल साइंस होता है। तो ये कहाँ पे लिस्टेड होता है कि किस क्लास से कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा या कौन कौन से सब्जेक्ट्स की कॉम्बिनेशन होगी। सो दीज थिंग्स आर इन रिटन फॉर्म इन स्कीम ऑफ स्टडी। सो एक तो ये इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। दूसरी इंफॉर्मेशन जो स्कीम ऑफ स्टडी के अंदर होती है कि नंबर ऑफ मार्क्स फॉर ईच सब्जेक्ट। यानी आप लोग जो पेपर बनाते हैं तो पहले से हेड टीचर साहब या हेड मास्टर साहब या प्रिंसिपल साहब आपको बताते हैं कि कितने मार्क्स है कौन कौन से पेपर के लिए, कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए। तो वो अपनी तरफ से नहीं बताते बल्कि स्कीम ऑफ स्टडी के अंदर लिखी हुई है कि कौन कौन से सब्जेक्ट के कितने कितने मार्क्स होंगे हर एक ग्रेड में। ग्रेड 1 में मैथमेटिक्स के कितने होंगे, ग्रेड 2 में मैथमेटिक्स के कितने होंगे। इस तरह से हर एक सब्जेक्ट के मुतालिक जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है ये नोटिफाइड डॉक्यूमेंट है। रिमेंबर वन थिंग, नोटिफाइड वो है जो गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल आ जाती है, नोटिफाई हो जाता है, सर्कुलेट हो जाता है और वो इम्प्लीमेंट होता है। सो स्कीम ऑफ स्टडी इज अ नोटिफाइड डॉक्यूमेंट। और एक इजाफी बात मैं बता दूं कि ये 2007 में बनी है। जो नोटिफाई हुई है स्कीम ऑफ स्टडी वो 2007 की है जो अभी तक इम्प्लीमेंटेड है। फिर एक और इजाफी चीज कि नंबर ऑफ पीरियड्स फॉर ईच सब्जेक्ट। यानी अगर ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है तो हर एक सब्जेक्ट के लिए कितने नंबर ऑफ पीरियड्स होंगे।
वीक के अंदर 3 पीरियड्स होंगे, 6 पीरियड्स होंगे, 5 पीरियड्स होंगे. सो ये इंफॉर्मेशन दे आर अवेलेबल इन स्कीम ऑफ स्टडीज. फिर सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन इन अ ग्रेड. बाज़ औक़ात हम कंफ्यूज होते हैं कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा सब्जेक्ट रखें. लास्ट टाइम भी वी हैड अ सेशन ऑन दिस स्कीम ऑफ स्टडीज और एक पार्टिसिपेंट्स थे नजीरुल्लाह साहब, तो उन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट से रब्ता किया कि ग्रेड 8 में फला सब्जेक्ट के साथ कौन सा सब्जेक्ट रखें, एंड दे वर अनएबल टू सेटिस्फाई और टू गिव अ सेटिस्फैक्टरी आंसर. तो जब स्कीम ऑफ स्टडी की उनका सेशन हुआ तो उन्होंने कहा कि सर मुझे तो जवाब मिल गया कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स की कॉम्बिनेशन रखनी है किस किस ग्रेड के लेवल पर. So you can find this answer to yourself कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कौन कौन सी रखनी है. फिर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर ईच सब्जेक्ट. इंग्लिश के लिए तो इंग्लिश ही है, इस तरह लैंग्वेजेस के लिए तो लैंग्वेजेस हैं, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स के लिए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कौन सी होगी, so it is also mentioned or written in the scheme of studies. फिर जो 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर या मैट्रिक और इंटरमीडिएट लेवल पर थ्योरी के लिए कितने मार्क्स होंगे, अगर बायो है, अगर फिजिक्स है, अगर केमिस्ट्री है, तो थ्योरी के मार्क्स कितने होंगे और प्रैक्टिकल के कितने मार्क्स होंगे, ये डिस्ट्रीब्यूशन इट इज आल्सो गिवन इन द स्कीम ऑफ स्टडीज. जो को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं हर एक ग्रेड के लिए, इवन जो टाइप ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज हैं वो भी दी गई है कि कौन कौन से खेल इनको कराएं. नंबर ऑफ पीरियड्स भी उसके लिए स्पेसिफाइड है कि कितने पीरियड्स रखेंगे पर वीक को करिकुलर एक्टिविटीज के लिए. फिर एकेडमिक ईयर जो मंथ वाइज नंबर ऑफ वर्किंग डेज हैं, अगस्त में कितने वर्किंग डेज होंगे, सितंबर में कितने होंगे, अक्टूबर में कितने होंगे, इस तरह अप्रैल में कितने होंगे. सो मंथ वाइज नंबर ऑफ वर्किंग डेज पूरे एकेडमिक ईयर के अंदर वो कितने होंगे, इट्स आल्सो गिवन इन द स्कीम ऑफ स्टडीज. समर और विंटर जोन्स, इस तरह समर और विंटर का जो सीजन होता है तो उसके अंदर स्कूल की टाइमिंग कितनी क्या होगी, किस टाइम स्कूल खुलेगा, किस टाइम बंद होगा, नंबर ऑफ पीरियड्स कितने होंगे, कौन कौन से ग्रेड के लिए, पीरियड की ड्यूरेशन कितनी होगी, पर सब्जेक्ट नंबर ऑफ पीरियड्स कितने होंगे. दीज इंफॉर्मेशंस आर आल्सो गिवन इन द स्कीम ऑफ स्टडीज. फिर टर्म वाइज ब्रेकअप, यानी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, जो हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं एक एक दो महीने के बाद जो टर्म्स होते हैं, सो इवन दीज टर्म्स आर गिवन इन द स्कीम ऑफ स्टडीज कि कौन सा टर्म कब खत्म होगा. और एक आइडियल टाइम टेबल भी दिया गया है इसी स्कीम ऑफ स्टडी के अंदर कि दिस शुड बी फॉलोड, इट कैन बी टेकन एज एन एग्जांपल और सैंपल के तौर पर आप इसको फॉलो कर सकते हैं. So over here you can see कि स्कीम ऑफ स्टडी हम तो सिर्फ एक लफ्ज समझते हैं कि स्कीम ऑफ स्टडी, लेकिन उसके अंदर जो नंबर ऑफ इंफॉर्मेशंस है दे आर टू मेनी. अगर आप काउंट कर ले, so they are more than 10. So it means that there are large number of information you can get from scheme of study. अब रियल स्कीम ऑफ स्टडी के डॉक्यूमेंट को देखते हैं कि जो हमने बातें की किस तरह से वहां पर स्टेटेड है. और इन फ्यूचर आपको अगर इन सवालों के जवाब चाहिए कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रखूं, नंबर ऑफ पीरियड्स क्या रखूं, कितने मार्क्स रख के, को-करिकुलर एक्टिविटीज कौन कौन सी हो, कितने डेज है मेरे पास, और कौन सी टर्म कब आएगी, वगैरह वगैरह, और स्कूल टाइमिंग वगैरह. सो दीज आर गिवन इन द स्कीम ऑफ स्टडीज. जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूं कि केपी ने अभी 2020 में प्रोविंशियल लेवल पर एक स्कीम ऑफ स्टडी डेवलप की है. इस तरह सिंध ने भी अभी अगस्त राउंड अबाउट या जुलाई अगस्त में तो उन्होंने भी एक स्कीम ऑफ स्टडी डेवलप की है. इस तरह पंजाब की भी है अपनी एक स्कीम ऑफ स्टडी, उसके डेट आई थिंक इट्स राउंड अबाउट द सेम. सो प्रोविंशियल लेवल पर भी, लेकिन ये वाली जो स्कीम ऑफ स्टडी है इट्स नेशनल लेवल, और इसी का स्ट्रक्चर को फिर फॉलो किया गया है या कॉपी किया गया है जो प्रोविंशियल लेवल पर स्कीम ऑफ स्टडीज अभी बनी है. अब देखते हैं रियल स्कीम ऑफ स्टडी के डॉक्यूमेंट को कि ये किस तरह से है. Now it's the scheme of studies from grade 1 to 12. जिस तरह की करिकुलम बना था grade 1 to 12, इस तरह से scheme of studies is also from grade 1 to 12.
जो स्कूल एजुकेशन है उसके लिए। नाउ यू कैन सी ओवर हियर कि ग्रेड 1 और 2 इसके लिए जो स्कीम ऑफ स्टडी है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, दे आर लिस्टेड ओवर देयर। उर्दू के लिए कितने नंबर ऑफ पीरियड्स होंगे, उर्दू के मार्क्स कितने होंगे, और मीडिया ऑफ इंस्ट्रक्शन इसके लिए कौन सी होगी। Similarly, you can see for English, for mathematics, for general science, etc. और जो फाउंडेशन स्किल्स एंड एक्टिविटीज, जो को करिकुलर एक्टिविटीज का मैं जिक्र कर रहा था कि इवन दे आर लिस्टेड ओवर देयर। सो फिजिकल ट्रेनिंग, गेम्स एंड स्पोर्ट्स होंगी, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स होगा, लाइब्रेरी, और इसके लिए नंबर ऑफ पीरियड्स भी दिए गए हैं कि पर वीक कितने नंबर ऑफ पीरियड्स रखेंगे, टोटल मार्क्स कितने होंगे और टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स पर वीक कितने होंगे। सो इट्स फॉर ग्रेड 1 एंड 2। You can see over here सब्जेक्ट्स कौन से होंगे, पीरियड्स कितने होंगे, मार्क्स कितने होंगे, और मीडिया ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होगी। इस तरह से ग्रेड 3 के लिए सेम थिंग, आई थिंक इट नीड्स नो एक्सप्लेनेशन, सेम थिंग इज ओवर हियर एज वाज फॉर ग्रेड 1 एंड 2। ग्रेड 4 एंड 5 के लिए वही चीज की गई है, सेम थिंग ओवर देयर, और फाउंडेशन एक्टिविटीज भी दी गई है कि अगर को करिकुलर एक्टिविटीज हो तो वो कौन कौन सी होंगी। ग्रेड 5, ग्रेड 6 to 8 दे आर आल्सो लिस्टेड ओवर देयर कि कौन कौन सी एक्टिविटीज होंगी, मीडिया ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होगा वगैरह। नाउ एसएससी अगर साइंस ग्रुप है तो उनके लिए जो मैंने जिक्र किया कि थ्योरी और प्रैक्टिकल के लिए भी की कॉम्बिनेशन और उनके लिए मार्क्स भी दिए गए हैं। सो अगर साइंस ग्रुप है ग्रेड 9 के लिए तो वहां पर आप देख सकते हैं, नाउ दीज आर द, चूंकि ये आर्ट्स के सब्जेक्ट्स है तो इनके लिए प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन जो साइंस के सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वगैरह, तो बाकायदा मार्क्स कितने होंगे दे आर आल्सो गिवन ओवर देयर। अब जो लेटेस्ट है, आप अपने प्रोविंशियल लेवल की स्कीम ऑफ स्टडीज को देख लीजिएगा कि वहां पर फिर शायद ये रिवाइज हो चुके हों, कहीं पर 15 भी हो सकते हैं, कहीं पर 12 भी हो सकते हैं, लेकिन जो स्कीम ऑफ स्टडी अकॉर्डिंग टू स्कीम ऑफ स्टडी 2007 दे आर 10। इसके अलावा जो मुख्तलिफ, अगर कुछ कहीं पर एक्सप्लेनेशन वगैरह चाहिए कि फॉर स्टूडेंट्स के लिए वो कौन कौन से सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन रखेंगे, पीटी के लिए कितना टाइम होगा, और इवन लेटर ऑन जब हम देखेंगे सो वहां पर इवन रिसेस के लिए, जिसको हम ब्रेक भी कहते हैं, सो उसके लिए भी टाइम दिया गया है। अगर आर्ट्स सब्जेक्ट्स है तो उनके लिए सब्जेक्ट्स कौन कौन से होंगे, और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स वगैरह फिर नीचे सब्जेक्ट्स भी दिए गए हैं कि कौन कौन से आप कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स है अगर इस लेवल के लिए, ह्यूमैनिटीज ग्रुप के लिए, सो कॉम्बिनेशन कौन कौन सी होंगी, कितने सब्जेक्ट्स दिए जाएंगे, ऑल डिटेल्स आर गिवन इन द स्कीम ऑफ स्टडीज। अब जो मैं जिक्र कर रहा था क्योंकि उसके अंदर कुछ इजाफी बातें भी आप लोगों को मिलेगी, टाइम टेबल मिलेगा वगैरह वगैरह, उसको भी देख लेते हैं कि वो कहाँ पे है। अगर मेडिकल टेक्नोलॉजी साइंस ग्रुप है तो उनके लिए भी डिटेल दी गई है, ईच एंड एवरी। अगर होम इकोनॉमिक्स है तो उसके लिए भी डिटेल दी गई है। इट्स द एकेडमिक कैलेंडर जिसको कहते हैं, एकेडमिक ईयर जो है, तो टर्म वाइज फर्स्ट टर्म 1 7 अप्रैल से शुरू होता है और 9 सितंबर को खत्म होता है, और 70 डेज का एक फर्स्ट टर्म, सिमिलरली 70 डेज का सेकंड टर्म, इसकी डेट्स भी दी गई हैं। थर्ड टर्म के लिए भी डेट्स दी गई हैं, नंबर ऑफ वर्किंग डेज दे आर 210। जो मैं जिक्र कर रहा था कि टर्म वाइज ब्रेकअप भी दिया गया है। इसी तरह से जो मैंने जिक्र किया कि नंबर ऑफ वर्किंग डेज पर मंथ, सो दे आर आल्सो गिवन ओवर देयर कि स्टैंडर्ड नेशनल स्कूल कैलेंडर ईयरली, तो अगस्त में कितने नंबर ऑफ वर्किंग डेज होंगे, टोटल डेज इन अ मंथ कितने होंगे, उसके अंदर चूंकि 15 अगस्त के बाद ही सेशन शुरू हो जाता है, छुट्टियां होती है, सो 13 है इसके अंदर, अगर 30 है तो 4 वीक्स या संडेज निकाल के 26 रह गए वगैरह वगैरह। और टोटल नंबर ऑफ डेज एज वाज ओवर देयर इन द टर्म्स, सो 210 हमारे पास वर्किंग डेज आ जाते हैं। जो नंबर, जो मैं पीरियड का जिक्र, जो टाइम टेबल का जिक्र कर रहा था, सो मॉर्निंग असेंबली टाइमिंग, पीटी फर्स्ट पीरियड से करो, और रिसेस जो ब्रेक वगैरह है तो उसके लिए भी टाइम दिया गया है। और इट्स नॉट एन अप्रूव्ड और नोटिफाइड वन इन द सेंस कि यही इसको फॉलो करना है,
but it's a sample one. और अगर फ्राइडेज है वो तो नॉर्मल डेज की बात हो रही थी, नॉर्मल डेज में 7 पीरियड होंगे, और जो फ्राइडेज होंगे तो फ्राइडे के अंदर 5 पीरियड्स होंगे और उनकी टाइमिंग भी दी गई है. So we can say that it's a complete document where you can get more information about the school activities than given in the curriculum or the other documents. फिर नीचे जो है कुछ एक कंपैरेटिव एनालिसिस किया गया है, जो से पहले स्कीम ऑफ स्टडीज थी और जो एक बार स्कीम ऑफ स्टडी है, लेकिन इट्स नॉट नन ऑफ आवर कंसर्न ओवर हियर. सो जस्ट आपको एक पिक्चर दिखानी थी कि रियल स्कीम ऑफ स्टडी का डॉक्यूमेंट क्या है और उसके अंदर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमें मिलेंगी. सो नाउ आई थिंक यू आर क्लियर अबाउट स्कीम ऑफ स्टडीज कि स्कीम ऑफ स्टडीज सिर्फ इस वजह से एक लफ्ज का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि इसके अंदर बहुत सी इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है जो कि करिकुलम और दूसरे डॉक्यूमेंट्स में हमें नहीं मिलती. एंड इट्स अ नोटिफाइड डॉक्यूमेंट, आई एम सेइंग अगेन. अब सिलेबस को देखते हैं कि सिलेबस किसे कहते हैं. सिलेबस ये वो डॉक्यूमेंट है, यानी करिकुलम ने आपको बता दिया कि ये कंसेप्ट्स है जो पूरे साल में कवर करने हैं. स्कीम ऑफ स्टडी ने आपको सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन दे दी और नंबर ऑफ पीरियड्स भी दे दिए कि एक वीक के अंदर इंग्लिश के लिए कितने नंबर ऑफ पीरियड्स होंगे, उर्दू के लिए कितने नंबर ऑफ पीरियड्स होंगे. लेकिन सिलेबस आपको ये बताता है कि इन नंबर ऑफ पीरियड्स के अंदर आपने कितना मटेरियल कवर करना है. मिसाल के तौर पर स्कीम ऑफ स्टडी के अंदर लिखा हुआ है कि इंग्लिश के सब्जेक्ट के लिए जो आपके पास मिसाल के तौर पर सितंबर का मंथ है, तो सितंबर के मंथ में आपके पास है लेट्स से 26 पीरियड्स. नंबर ऑफ पीरियड्स जो स्कीम ऑफ स्टडी में है 26. अब इन 26 पीरियड्स या 26 डेज के अंदर टेक्स्ट बुक के अंदर कौन कौन सा कंटेंट है जिसको कवर करना है, तो उस कंटेंट की डिस्ट्रीब्यूशन आपको सिलेबस में मिलती है. सो सिलेबस इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जहां पर आपको मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन मिलती है. और वो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है, ये तो ये है कि इट्स जस्ट लाइक अ रोड मैप फॉर एन एकेडमिक ईयर, कि पूरे साल के अंदर आपने क्या क्या करना है. वहां पर जस्ट गाइडलाइंस थी स्कीम ऑफ स्टडीज के अंदर, और यहाँ पर रियल वो एक्टिविटीज लिस्ट डाउन करनी होती है जो किसी एकेडमिक ईयर के अंदर आपने करनी होती है. अब वो कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जो आपने करनी होती है. नंबर 1 कि मंथली वीकली कोर्स ब्रेकअप. इंग्लिश में लेट्स से आपके पास 20 लेसन्स हैं, इस तरह नंबर ऑफ पेजेस 200 है, तो नंबर ऑफ पीरियड्स के हिसाब से फिर आपने डिस्ट्रीब्यूशन करनी है कि एक मंथ में कितना कोर्स कवर करेंगे, 2 मंथ में कितना कोर्स कवर करेंगे, 3 मंथ में कितना कोर्स कवर करेंगे. ये जो ब्रेकअप है कोर्स का, कंटेंट वाइज और मे बी कंसेप्ट वाइज. रिमेंबर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस. एक है कंटेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन. कंटेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन इसे कहते हैं कि किताब के अंदर, टेक्स्ट बुक के अंदर जो लेसन्स दिए गए थे, नंबर ऑफ लेसन्स, तो आपने नंबर ऑफ लेसन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया एक एक मंथ पे कि इस मंथ में कितने लेसन्स हम कवर करेंगे और दूसरे वाले में कितने लेसन्स कवर करेंगे. दैट इज कॉल्ड कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन. कंसेप्ट डिस्ट्रीब्यूशन इसे कहते हैं कि इसे लोज आप ले लें करिकुलम से या टेक्स्ट बुक से. टेक्स्ट बुक से किस तरह से ले सकते हैं, जो गवर्नमेंट की किताबें हैं, गवर्नमेंट की तरफ से जो बनाई गई किताब टेक्स्ट बुक से, तो हर लेसन से पहले एसएलओज होते हैं. तो अगर आप वो एसएलओज वाला ब्रेकअप बना लेते हैं, सो दैट इज कॉल्ड कंसेप्ट वाइज ब्रेकअप. अच्छा, लेट मी टेल यू वन थिंग मोर कि कंसेप्ट का लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं कंसेप्चुअल. तो ये कंसेप्ट्स होती क्या चीजें हैं, ये जो एसएलओज हैं, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, दीज आर द कंसेप्ट्स. एसएलओज आर द कंसेप्ट्स. सो कंसेप्चुअल ब्रेकअप भी हो सकती है, कंसेप्ट वाइज ब्रेकअप भी हो सकती है, और कंटेंट वाइज ब्रेकअप भी सिलेबस के अंदर. अनदर थिंग के सिलेबस के अंदर डिटेल्स ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज भी होती है. जो गेम्स वगैरह होते हैं, जो डिबेट्स वगैरह होते हैं, या कोई और इस तरह से को करिकुलर एक्टिविटीज, तो उनकी डिटेल्स और उनके लिए एग्जैक्ट टाइमिंग जो है, that is given in the syllabus.
किस तरह से दिया गया है कि अगर आपने कोई स्पोर्ट्स गाला या कोई स्पोर्ट्स कंपटीशन वगैरह रखनी है तो उसके लिए जो आप नंबर ऑफ डेज पर मुतय्यन करेंगे, सो दैट विल बी इन द सिलेबस। सिलेबस में आपने एक महीने कंटेंट्स पढ़ा दिए और फिर बीच में आपने एक वीक रख दिया कि इसमें स्पोर्ट्स गाला होगा या स्पोर्ट्स कंपटीशन वगैरह होंगे और पूरे स्कूल में सिर्फ स्पोर्ट्स की ही एक्टिविटीज होंगी। सो इवन दोज थिंग्स आर गिवन इन द स्कीम ऑफ स्टडीज। तो स्कीम ऑफ स्टडीज के अंदर आपको ये चीज भी मिलेगी। अनदर इंफॉर्मेशन के शेड्यूल ऑफ मंथली वीकली टेस्ट्स, इफ यू लुक एट दैट, इससे पहले जो हमने डॉक्यूमेंट में देखा था, सो वहां पर ये चीजें नहीं थी, शेड्यूल नहीं दिया गया था, लेकिन सिलेबस के अंदर बाकायदा वो डेट स्पेसिफाई होते हैं कि कौन से डेट्स में और कौन से मंथ में और कौन से वीक में हम टेस्ट रखेंगे, बच्चों के पेपर्स रखेंगे। So it's part of the syllabus. फिर targets for the teachers in the sense कि हम टीचर्स को बाउंड करते हैं इस सिलेबस के जरिए कि इस वीक के अंदर आपने ये कंटेंट लाजमन कवर कर देना है। यानी अगर बुक उनको सिर्फ पकड़ा दें, I need your attention for this explanation, अगर सिर्फ बुक उनको दे दें और कहें कि आपने पूरे साल में इसको कवर कर देना है, तो शायद वो शुरू से स्पीड लगा दे और आखिर में फिर आराम से बैठ जाए, या शुरू में स्लो स्लो और आखिर में स्पीड लगा दें। सो इट्स अ चेक ऑन द टीचर कि आप उनको बाउंड कर रहे हैं कि इससे न कम और इससे न ज्यादा आपने इस वीक के अंदर और इस मंथ के अंदर कवर करना है। सो इट्स गिविंग टारगेट्स टू द टीचर्स व्हाट टू बी अचीव्ड इन अ स्पेसिफिक वीक और स्पेसिफिक मंथ। सो दीज आर द इंफॉर्मेशंस व्हिच आर अवेलेबल इन द सिलेबस। अब देखते हैं कि करिकुलम और टेक्स्ट बुक्स का आपस में ताल्लुक क्या है या किस तरह से एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। नाउ लुक एट दिस स्लाइड। दीज आर द एसएलओस। फ्यूचर में इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी कि कभी अगर पब्लिशर्स के साथ आपको काम करना पड़े, बुक राइटिंग वगैरह, बुक रिव्यू वगैरह करना पड़े, या कंटेंट्स को देखना पड़े कि आया ये कंसेप्चुअल है कि नहीं है, कंसेप्ट बेस्ड है कि नहीं है। सो इफ यू जस्ट अंडरस्टैंड दिस वन स्लाइड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द होल स्ट्रक्चर। अब करिकुलम और टेक्स्ट बुक का आपस में ताल्लुक क्या है? दीज आर द एसएलओस। और एसएलओस जो टॉपिक है, मेन टॉपिक है, तो दैट इज साइंस और इसकी तारीख। और एसएलओस है कि इस बात का मुतालिया करने के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि साइंस की तारीफ कर सकें और ये बयान कर सके कि साइंस दूसरे उलूम से किस तरह मुख्तलिफ है। इट्स एसएलओ नंबर 1। ये जान सकें कि किस तरह साइंस इंसानी तजस्सुस और रिवायत पर बैनुल-अक़वामी तौर पर असरअंदाज होती है। एसएलओ नंबर 2। मुस्लिम दुनिया के नुमाया साइंसदान जाबिर बिन हयान वगैरह वगैरह की खिदमात को बयान कर सके। एसएलओ नंबर 3। और आखिरी एसएलओ है साइंस में इन तब्दीलियों का जायजा कर सके जिससे मुआशरा मुतासिर हुआ है। नाउ दीज आर द एसएलओस। और जो लेटर ऑन टेक्सचुअल मटेरियल डेवलप होता है, जो लेसन्स डेवलप होते हैं, असल में उनके लिए गाइडलाइंस जो है इन एसएलओस से आती है, डायरेक्शंस इन एसएलओस से आती है। रिमेंबर वन थिंग कि करिकुलम डॉक्यूमेंट के बेस पर जो टेक्स्ट बुक बनते हैं तो असल में एसएलओस जो दिए गए होते हैं तो उनको फॉलो करके मटेरियल डेवलप किया जाता है। किस तरह से? अब पैराग्राफ नंबर 1 जो इस लेसन के अंदर होगा तो वहां पे क्या चीजें होंगी? साइंस की तारीफ होगी और ये डिस्क्रिप्शन होगी कि साइंस दूसरे उलूम से, जो आर्ट्स वगैरह है, तो उससे किस तरह से मुख्तलिफ है, तो इसकी डिस्क्रिप्शन होगी। पैराग्राफ नंबर 1 विल बी अबाउट दिस वन। नंबर 2 ये जान सके कि किस तरह साइंस इंसानी तजस्सुस रिवायत पर असरअंदाज होती है। सो दूसरा पैराग्राफ जो होगा या दूसरी जो डिस्क्रिप्शन, जो इंफॉर्मेशन इस लेसन के अंदर होनी चाहिए, जो आने वाला लेसन है, कि साइंस किस तरह से इंसानी तजस्सुस रिवायत पर असरअंदाज होती है। तीसरा जो पैराग्राफ होगा वो मुख्तलिफ जो मुसलमान साइंसदान है तो उनके कारनामों के मुतालिक होगा, जाबिर बिन हयान, ज़करिया राज़ी, इब्न हैसम अल-बिरूनी वगैरह वगैरह। और आखिर में साइंस
किस तरह से तब्दीलियों का तजिया कर सकें जिससे मुआशरा मुतासिर हुआ हो, इस पे एक पैराग्राफ होगा। So these are the directions on the basis of which the textual material to be developed. So करिकुलम ही के बेस पर टेक्स्ट बुक्स इस तरह से बनते हैं। अब अगर आपने ये देखना हो कि आया ये जो किताब बनी हुई है अकॉर्डिंग टू द नेशनल करिकुलम 2006 है कि नहीं, या वट एवर द करिकुलम, तो आप क्या करेंगे कि इन कंसेप्ट्स को उस कंटेंट के अंदर देखेंगे कि ये कंसेप्ट्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं उस कंटेंट के अंदर कि नहीं। डे 1 पर एक सवाल था कि ये किस तरह से हम लोग, यानी जो 90% आई स्टिल रिमेंबर कि 90% बुक्स जो है वो तो उसकी, या 40% जो 40% रिसर्च हुई थी कि वो तो जो टेक्सचुअल मटेरियल है वो करिकुलम से इन अलाइनमेंट ही नहीं है। सो कहां से पता चलता है कि अलाइनमेंट में है कि नहीं है? इन एसएलओ से पता चलता है कि अगर ये रिफ्लेक्ट हो रहे हैं कंटेंट के अंदर तो इट इज इन अलाइनमेंट विद द नेशनल करिकुलम। अगर उसके साथ रिफ्लेक्ट ये नहीं हो रहे हैं कंटेंट के अंदर ये कंसेप्ट्स, तो इट्स मींस कि दे आर नॉट इन अलाइनमेंट विद द नेशनल करिकुलम। यही वो बात है, एक इजाफी बात इस पे बता दूं जो प्राइवेट पब्लिशर्स और गवर्नमेंट के बीच में है कि गवर्नमेंट कहती है कि अपने कंटेंट को इन कंसेप्ट्स के हिसाब से डेवलप करके दे दे, वी हैव नो ऑब्जेक्शन एट ऑल। अब देखते हैं कि एसएलओज या स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स या करिकुलम और एक्सरसाइज क्वेश्चन के आपस में ताल्लुक क्या है। सो इस साइड पर जो दिए गए हैं दे आर द एसएलओज, ये करिकुलम के एसएलओज हैं। Scan the text to extract information, write a guided paragraph using ideas gathered and organized through various strategies, classify adjectives, इस तरह से articulate, identify and use degrees of regular and irregular adjectives. These are the SLOs. Now these are the questions. देखिए प्लीज, जिस तरह कि उन्होंने कहा स्कैन द टेक्स्ट टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन, अगर कोई पैराग्राफ आप दे देते हैं और कंप्रीहेंशन के क्वेश्चन लाते हैं तो इससे मुराद ये है कि उस टेक्स्ट को स्कैन करके यानी पढ़कर वो जो सवालात के जवाब दें। तो ये सारे के सारे सवालात जो हैं दे आर कवरिंग दिस एसएलओ, ये सारे के सारे सवालात। ये जिस तरह से आपके साथी ने कहा गाइडेड पैराग्राफ, तो ये तो बिल्कुल क्लियर है। अब अगर ये एसएलओ हो, आई नीड योर अटेंशन प्लीज। अगर ये एसएलओ हो कि क्लासिफाई एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी, साइज, शेप, कलर एंड ओरिजिन, तो आपने मुख्तलिफ जम्बल्ड एडजेक्टिव्स देने हैं, और बच्चों को कहना है कि आप मुख्तलिफ हेडिंग्स के अंदर लिख ले कि कौन सा वाला एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, कौन सा वाला एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, कौन सा वाला एडजेक्टिव ऑफ साइज है, कौन सा वाला एडजेक्टिव ऑफ शेप है। इसी तरह से अगर ये एसएलओ हो आर्टिकुलेट, आइडेंटिफाई एंड यूज डिग्रीज ऑफ रेगुलर एंड इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स, तो इसमें दो बातें हैं कि एक तो आर्टिकुलेट, आइडेंटिफाई एंड यूज, पहले अदायगी करनी है फिर आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एसएलओ है, सॉरी एडजेक्टिव है, और फिर उन एडजेक्टिव्स को रेगुलर और इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स को फिर उन्होंने उनके डिग्रीज को यूज करना है। दोबारा से मैं बता दूं, आर्टिकुलेट, आइडेंटिफाई एंड यूज डिग्रीज ऑफ रेगुलर एंड इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स। कुछ रेगुलर एडजेक्टिव्स होते हैं जो ER और EST से बन जाते हैं, दे आर कॉल्ड रेगुलर एडजेक्टिव्स, और इर्रेगुलर जिस तरह के बैड, वर्स, वर्स्ट वगैरह, सो इस तरह से इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स भी हो सकते हैं, गुड, बेटर, बेस्ट वगैरह, तो ये इनको इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स कहते हैं। तो उनकी आइडेंटिफिकेशन करनी है, इस तरह के सवाल जो रखेंगे। नाउ व्हाट्स द कंक्लूजन फॉर यू पीपल, के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं असल में वो एसएलओ बेस्ड होते हैं। यानी अगर हम पिछली वाली स्लाइड को देखें तो ये एसएलओ ही आपके लिए सवालात भी होते हैं, यानी साहिब की तारीफ कर सके, बयान कर सके, दूसरी तरह से मुख्तलिफ है, तो आप इसी एसएलओ को लेकर सवाल इसका बना सकते हैं। सवाल क्या होगा, साइंस की तारीफ करें और ये बयान करें कि साइंस दूसरे उलूम से किस तरह मुख्तलिफ है। तो इसी एसएलओ से आपने कंसेप्चुअल क्वेश्चन बना दिया। फिर ये जान सके कि किस तरह से, तो आप सिर्फ सिंपल लिख ले किस तरह साइंस इंसानी तजस्सुस और रिवायात पर बैन अक़वामी तौर पर असरअंदाज होती है, क्वेश्चन मार्क डाल दे तो आपका ये इस एसएलओ के बेस पर क्वेश्चन बन गया।
پھر ان کی خدمات جابر بن حیان کی خدمات بیان کریں کوشچن مارک. ابن حزم کی سائنسی بیان کوشچن مارک. سائنس کس طرح سائنس میں ان تبدیلیوں کا تجزیہ کریں جس سے معاشرہ متاثر ہوتا ہے یا ہوا ہے کوشچن مارک ڈال دیں. سو اس دو سے آپ اس طریقے سے سوالات بنا سکتے ہیں. اوکے سو ناؤ لیٹس کنکلوڈ. سو سب سے پہلے لیٹ می ٹیل یو اسکیم آف اسٹڈی بنتی ہے. اسکیم آف اسٹڈی کے اندر سبجیکٹس ہوتے ہیں کہ گریڈ 2 میں، گریڈ 1 میں، گریڈ 3 میں کون کون سے سبجیکٹس پڑھائے جائیں گے. کیونکہ اگر کریکولم پہلے بن جائے تو شاید گریڈ 1 اور گریڈ 2 کے لیے بھی اسلامیات اور یہ سارے سبجیکٹس بن جائے، اور اس کے بعد پھر اسکیم آف اسٹڈی میں بعد میں فیصلہ ہو کہ کون سے سبجیکٹس کون سے کلاسز میں ہوں گے. سو اس کا کوئی تکی یا سنسی نہیں بنتا. سو کامن سینس کی بات ہے کہ سب سے پہلے اسکیم آف اسٹڈی ڈاکومنٹ بنتا ہے جہاں پر سبجیکٹ کمبینیشن مینشن ہوتی ہے کہ کون کون سے گریڈ میں کون کون سے سبجیکٹس ہوں گے اور کون سا سبجیکٹ کس گریڈ سے شروع ہوگا اور کس گریڈ تک جائے گا. تو جس گریڈ تک جائے گا پھر اسی گریڈ تک ہی کے لیے کریکولم ڈاکومنٹ بنے گا. یعنی اگر آپ فزکس، کیمسٹری اور کو دیکھیں یا بایولوجی کو دیکھیں، سو وہ تو گریڈ 9 سے آنورڈ ان کے لیے کریکولم بنا ہوا ہے. ان کے جو لوور ہیں تو ان کے لیے جسٹ جنرل سائنس کا کریکولم بنا ہوا ہے. اٹ مینس کہ سب سے پہلے اسکیم آف اسٹڈی ڈیولپ ہوتی ہے. اسکیم آف اسٹڈی میں سبجیکٹس مینشن ہوتے ہیں، اسی کے بیس پر پھر کریکولم ڈاکومنٹ ڈیولپ ہوتا ہے. اور کریکولم ڈاکومنٹ کے اندر پھر مینشن ہوتا ہے کہ کون کون سے کنسپٹس ہیں جن کو ان کلاسز میں پڑھایا جائے گا، کون کون سے کنسپٹس ہیں، کون کون سے سبجیکٹ کے اندر کون کون سے کنسپٹس ہیں جو کہ پڑھائے جائیں گے. سو سبجیکٹ آئیڈینٹیفیکیشن اسکیم آف اسٹڈی سے آ گئی، اور سبجیکٹ کے اندر کون کون سے کنسپٹس ہوں گے سو وہ آ جاتے ہیں آپ کے پاس کریکولم ڈاکومنٹ سے. اب ان کنسپٹس کو پڑھایا کس طرح سے جائے گا تو ان کے لیے جو کنٹینٹ ڈیولپ ہوتا ہے تو وہ ٹیکسٹ بکس کے اندر ڈیولپ ہوتا ہے. کریکولم ڈاکومنٹس کے اندر جو کنسپٹس ہوتے ہیں تو ان کو اب کون کون سے کنٹینٹ ہے جن کے ذریعے سے پڑھایا جائے گا، تو کون کون سے کنٹینٹ ہے جن کے ذریعے سے وہ پڑھایا جائے گا. سو دے آر ان دا ٹیکسٹ بکس. ان کے لیے جو کریکولم امپلیمنٹیشن کے لیے فریم ورک تھا تو اس کے لیے CIF بنتا ہے کہ یہ کس طرح سے ہوگا. ایک لنک جو بیچ میں مس ہو گئی، CIF. چلے اسکیم آف اسٹڈی بنتی ہے، اسکیم آف اسٹڈی کے بعد پھر کریکولم ڈاکومنٹ بنتا ہے، اور کریکولم ڈاکومنٹ کے بعد پھر CIF یا کریکولم امپلیمنٹیشن فریم ورک بنتا ہے. اور کریکولم امپلیمنٹیشن فریم ورک کے اندر مینشن ہوتا ہے کہ کون کون سے میتھڈالوجیز ہوں گے، اسسمنٹ کس طریقے سے لی جائے گی، ٹیکسٹ بک کس طرح سے ڈیولپ کیے جائیں گے. ان ساری کی ساری چیزوں کے لیے گائیڈ لائنز ہوتے ہیں. اور ایون اف یو ریمبر کل ہی ہم نے پڑھا تھا کہ اس کے لیے ایون ٹائم فریم دیا جاتا ہے کہ بکس کب تک ڈیولپ ہوں گے، اسسمنٹ کا طریقہ کار کس طرح سے ہوگا، بک کی ریویو کس طرح سے ہوگی وغیرہ وغیرہ. ایون جو ایکشن پلانز تھے تو وہ دے آر مینشن اوور دیئر. پھر اسی کریکولم امپلیمنٹیشن فریم ورک کی بنیاد پر ٹیکسٹ بک ڈیولپ ہوتے ہیں جہاں پر ٹائم لائن وغیرہ دیا ہوتا ہے کہ بکس کے ڈیولپمنٹ کا طریقہ کار کیا ہوگا، ان کے ریویو کا کیا طریقہ کار ہوگا، ان کی پرنٹنگ کس طرح سے کی جائے گی، ان کی اپروول کون دے گا، پھر پرنٹنگ کے بعد یہ ڈسیمینیشن یا ڈسٹریبیوشن کس طرح سے ان کی ہوگی وغیرہ وغیرہ. پھر ٹیکسٹ بکس ڈیولپ ہوتے ہیں جہاں پر جو کنسپٹس دیے گئے ہیں کریکولم کے اندر تو ان کنسپٹس کے بیس پر کنٹینٹ ڈیولپ ہوتا ہے. اور کیپنگ ان مائنڈ the guidelines given in the curriculum implementation framework یا ٹائم فریم جو وہاں پہ یا ٹائم لائن جو دیا گیا ہوتا ہے کریکولم امپلیمنٹیشن فریم ورک کے اندر. تو ٹیکسٹ بکس بھی ڈیولپ ہو گئے. اب اس ٹیکسٹ بک کو کس طرح سے ایک اکیڈیمک ایئر کے اندر کور کرنا ہے تو اس کے لیے پھر سلیبس بنتا ہے. تو سلیبس کے اندر پھر ویکلی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے کہ ایک سال میں اس کتاب کو کور کرنا ہے تو ویک کے اندر، پھر منتھ کے اندر، پھر ٹرمز کب ہوں گے، ان کے ڈیٹس وغیرہ دیے جاتے ہیں. اور ایون جو کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں سو ان کے لیے پھر جو اسپیسیفائڈ ڈیز ہوتے ہیں تو دے آر آلسو مینشن اوور دیئر in the syllabus. So starting from
द एसओएस के बेस पर करिकुलम को फिर इम्प्लीमेंट करने के लिए करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क, और उसके बाद फिर जो टेक्स्ट बुक्स है तो वो डेवलप होते हैं, और टेक्स्ट बुक्स जब डेवलप हो जाते हैं तो उसके बाद देन द सिलेबस इज डेवलप्ड, और इस तरह से पूरा का पूरा एक सिस्टम डेवलप होता है, एजुकेशन सिस्टम. So it was it is over for me. Now if you have any questions you can ask me.